जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवानी चौधरी। मैं आपका स्वागत करती हूँ पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है और बच्चों को बहुत जल्दी वो क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा टफ है और समझने में परेशानी आती है। ठीक है, एक सिद्धांत पूछा जाता है, जैसे रद्द का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं रद्द का सिद्धांत, या फिर एक सिद्धांत होता है ऑल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज या वृद्धि का सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सिद्धांत कहाँ है, क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा उत्तराधिकार को डिस्कस करना होगा। ठीक है, मुस्लिम लॉ में जब हम उत्तराधिकार पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि मुस्लिम लॉ में कुछ कैटेगरी बनाई गई है कि जो उत्तराधिकार की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से कैसे जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अंशधारियों को जाएगी। तो भाई ये अंशधारी कौन है? तो देखो क्या है, कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान में कुछ लोगों का शेयर, ठीक है, यानी शेयर मतलब अंश क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है कि किन परिस्थितियों में किसको कितना शेयर उस प्रॉपर्टी से मिलेगा। जैसे अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है और उसको बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो बेटी को 1/2 जाएगा। ठीक है, और अगर उसका मतलब पिता नहीं है, पति है, तो पति को बच्चे होने पर कितना जाता है, पति को बच्चे होने पर 1/4 जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चे नहीं हैं तो पति को कितना जाता है, 1/2 जाता है। ठीक है, वहीं अगर बेटा नहीं है तो बेटी को 1/2 जाता है, और अगर बेटा है तो बेटी फिर अवशिष्टधारी में आ जाती है। ठीक है, तो जिन परिस्थितियों में जितना शेयर बता रखा है उस शेयर के हिसाब से ही इनको मिल जाता है। जैसे एक परिस्थिति में आपको बताऊं कि ये पत्नी है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर इनकी प्रॉपर्टी इनके पति है, ठीक है, और इनको एक बेटी है और कोई बेटा इनका नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में बेटा तो है नहीं, तो जब बेटा नहीं होता है तो बेटी को 1/2 मिलता है, पति को जनरली 1/2 मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे हैं, बच्चे में चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वैसे 1/2 मिलेगा, लेकिन बच्चे हैं तो इनको 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबका शेयर डिसाइडेड है। अब जब शेयर डिसाइडेड है तो दो परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा होगा कि शेयर सब में बट जाएगा और प्रॉपर्टी बची रह जाएगी। ठीक है, यानी कि शेयर कम होगा सबका, प्रॉपर्टी हमारे पास ज्यादा रहेगी। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं कि हो सकता है कि शेयर में प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाए और हमारे पास जो शेयरर हैं वो अधिक हो जाए, अंश अधिक हो जाए और प्रॉपर्टी हमारे पास कम पड़ जाए। तो ऐसे में किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा वही हम डिस्कस करेंगे। तो अंशधारियों के पास, अब देखो, अगर देखा जाए पत्नी है, 2 लोगों को ही छोड़कर वो मरती है, तो यहाँ पर 50% प्रॉपर्टी तो यहाँ चली जाती है। ठीक है, 25% यहाँ चली जाती है, तो भाई बची हुई 25 प्रॉपर्टी का जो 25% बची है उसका क्या होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे में हम पढ़ते हैं फिर अवशिष्टधारी को, अवशिष्ट ग्राहियों को। अवशिष्ट ग्राहियों की सूची में सबसे पहले तो जो पुत्र है वो हमेशा अवशिष्ट ग्राही है, पुत्र का कोई शेयर निर्धारित नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जब वो इन लोगों में बट जाएगी, बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी वो हमेशा पुत्र में या बाकी जो अवशिष्टधारी हैं उसमें जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉपर्टी का 75% तो वहीं बट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही बेटा होगा, बेटी भी अवशिष्टधारी में आ जाएगी, तो वहां 1/2 प्रॉपर्टी बच जाएगी जो कि अवशिष्टधारियों में आकर उनको मिलेगी। ठीक है, तो अवशिष्टधारी में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, जो शेयर के बाद प्रॉपर्टी बच जाती है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं दुरस्त, अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ आते हैं दुरस्त रक्त संबंधी। ठीक, अब इनको प्रॉपर्टी कैसे कैसे जाती है, तो सबसे पहले अंशधारियों में प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, कुरान में जो शेयर बता रखा है उनके अकॉर्डिंग। अगर सबको अपना अपना शेयर मिल गया तो फिर जो शेयर बचेगा वो किस में जाएगा, अंशधारियों में जाएगा।
ठीक है, अगर अंशधारियों में है तो सारी प्रॉपर्टी वहीं बट जाएगी, क्योंकि उनका अंश निर्धारित नहीं है, वहां जो भी है उसको ग्रहण करेंगे। अब लेकिन सपोज करो अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि अवशिष्ट ग्राही है ही नहीं, मतलब वहां से प्रॉपर्टी बच गई, ठीक है, और यहाँ कोई अवशिष्ट ग्राही नहीं है, तो अब जो बची हुई प्रॉपर्टी है, जैसे इसी केसेस में 25% प्रॉपर्टी बची हुई है, तो फिर किसको जाएगी? तो हम सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि दूरस्थ रक्त संबंधी को जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक हमारे पास जो अंशधारी है, ठीक है, अंशधारी जो है इनका जो अंश है वो क्या है, कम है। अब प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, संपत्ति हमारे पास अधिक है। तो अब इस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, क्योंकि अवशिष्ट ग्राही बचे नहीं हैं, तो ऐसे में एक सिद्धांत काम करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द, ठीक है, यानी कि हम इसको बोलते हैं रद्द का सिद्धांत। अब ये रद्द का सिद्धांत क्या होता है, तो ऐसे में अगर प्रॉपर्टी यहां पर दे रखी है, जो बच गई है, अंश शेयर बांट दिया है, प्रॉपर्टी बच गई है, अवशिष्ट ग्राही है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न भी इसको बोला जाता है। अच्छा, रिटर्न हो जाएगी तो जो वहां अंशधारी बचे हुए हैं उनको वो उन्हीं के जो कुरान में शेयर बता रखा है उसी के अनुपात में वो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन इस रद्द के सिद्धांत में एक एक्सेप्शन है कि जब यहाँ प्रॉपर्टी जा रही है वापस, क्योंकि प्रॉपर्टी क्योंकि बच गई थी, शेयर 1/4 है, बेटी का 1/2 है, 25 बची हुई थी, अवशिष्ट ग्राही है नहीं, अगर अंशधारी है तो दूरस्थ रक्त संबंधी को नहीं जाएगी। दूरस्थ रक्त संबंधी को तब जाती है प्रॉपर्टी जब ना तो कोई अंशधारी है ना कोई अवशिष्ट ग्राही है, ठीक है, तब प्रॉपर्टी दूरस्थ रक्त संबंधी को जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर अवशिष्ट ग्राही नहीं है तो प्रॉपर्टी रिटर्न हो जाएगी। अब रिटर्न होकर जब प्रॉपर्टी जाती है तो सभी जितने भी शेयरर हैं, यानी कि जितने भी अंशधारी हैं, उनको प्रॉपर्टी उन्हीं के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब प्रॉपर्टी रिटर्न होती है तो दो लोग इसका एक्सेप्शन है, जिनको रिटर्न होती हुई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कौन? कि अगर पत्नी मरी है तो पति को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी बची हुई, पिता है तो पिता को मिल जाएगी, बेटी है तो बेटी को मिल जाएगी, बहन है तो बहन को मिल जाएगी, लेकिन पति को नहीं मिलेगी। वहीं अगर पति की डेथ हुई है तो पत्नी को नहीं मिलेगी। तो अगर मैं अपवाद की बात करूं, ठीक है, तो अपवाद ये है कि जब ये प्रॉपर्टी वापस जा रही है तो पति पत्नी अंशधारियों को छोड़कर सभी अंशधारियों को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जितने भी वहां हैं। बेटी है तो बेटी को, पिता है तो उनको, माता है तो उनको, ठीक है, उनको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, पति पत्नी को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कोई सिचुएशन ऐसी है जब उनको भी मिल सकती है? तो यश, अगर पति पत्नी के अलावा कोई और अंशधारी है ही नहीं, जैसे अगर एक पत्नी की डेथ हो गई और उनके सिर्फ एक रिलेशन में पति ही थे, अब पति है, बच्चे हैं नहीं, तो पति को 1/2 मिल जाएगी शेयर में। बाकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? अवशिष्ट ग्राही में जाएगी। अवशिष्ट ग्राही है नहीं, ठीक है, तो वापस प्रॉपर्टी कहाँ आएगी? अंशधारियों में आएगी। अब अंशधारियों में पति ही है सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में पति को ही सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द या डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न, यानी कि रद्द का सिद्धांत, ठीक है। तो इसी में ही एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर जो शेयर है वो क्या हो जाए? अधिक हो जाए, ठीक है, और जो संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति क्या है? कम पड़ जाए, तो अब क्या होगा? हालांकि जो प्रॉपर्टी की व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल इस तरीके से की गई है, जब आप इसको पूरे को पढ़ते हो कि किसका कितना शेयर है, तो हमें ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन है या शेयर जो निर्धारित किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि प्रॉपर्टी शेयरर को तो जानी ही जानी है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब वापस आती है तो प्रॉपर्टी इनमें बट जाती है। मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी कम पड़ जाए और शेयर अधिक हो जाए, लेकिन फिर भी एक दो सिचुएशन ऐसी दे रखी हैं कि वहां पर अगर वो लोग हैं उपस्थित, अस्तित्व में हैं, तो उनका शेयर प्रॉपर्टी से ज्यादा बैठता है,
तो अब क्या किया जाए, पड़ोसियों की प्रॉपर्टी तो लाकर देंगे नहीं, तो यहाँ पर भी एक सिद्धांत काम करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ओल का सिद्धांत। ओल का सिद्धांत। अब ये ओल का सिद्धांत क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। अब देखो नाम तो इसका इंक्रीज है, ठीक है, ओल का नाम होता है इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, लेकिन यहाँ शेयर क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। अब ये किस सिचुएशन में होता है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओल का सिद्धांत। देखो कुछ लोगों को तो शेयर मिलना ही मिलना है, जैसे पिता हो गए, माता हो गई, पति हो गए, पत्नी हो गए और आपका पुत्री हो गई, इनको शेयर मिलता ही मिलता है। इसके बाद और भी अंशधारी हैं जिनका शेयर निर्धारित है, लेकिन उनको तब जाता है जब इनमें से कोई नहीं होता, जैसे पुत्री नहीं होती है, ठीक है, तो तब उनके पास जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। लेकिन जब उनके पास जाता है, जैसे बहन, सगी बहन के पास कब जाएगा, जब मरने वाले के बच्चे नहीं है, ना तो पुत्र है ना पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक मृत्यु होती है किसकी, पत्नी की, और उनके पति हैं। अब पति को कितना मिलता है अगर बच्चे नहीं हैं, तो 1/2 यानी कि 50% तो यहाँ चली गई, और बच्चे नहीं हैं मतलब और कोई शेयरर नहीं है, तो फिर बहन को भी शेयर मिलता है। अगर एक अकेली बहन है तो उसको 50%, एक से ज्यादा है तो सगी बहन में एक से ज्यादा है तो कितना मिलता है, वहां पर 2/3 मिलता है, तो यहाँ हो गया 66%। तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाता है, 116%। प्रॉपर्टी हमारे पास 100% ही है। तो अब ये 16% कैसे किया जाए, तो ये जो ओल का सिद्धांत है ये कहता है कि भाई प्रॉपर्टी तो 100% ही दे सकते हो, ज्यादा तो किसी को दोगे नहीं। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जाए, प्रॉपर्टी को इनके अनुपात में, यानी कि जिसको जितना शेयर मिल रहा है उसी के हिसाब से क्या किया जाए, घटाया जाए, कम किया जाए, यानी कि प्रॉपर्टी को 100% पे लाकर एडजस्ट किया जाए। और इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ओल का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। याद रखना, इंक्रीज में प्रॉपर्टी घटाई जाती है, ठीक है, रद्द में प्रॉपर्टी का शेयर बढ़ाया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.